नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमी टुडे में, जहां पर हम एक नए इनिशिएटिव के द्वारा डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अलग अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में छपते हैं और आपको मदद कर सकते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यहां तक कि एसएससी और बैंक एग्जाम में भी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं 30 मार्च से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला करंट अफेयर जो आज हम लेने वाले हैं वो है कि आरबीआई ने हाल ही में ये कहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स हैं उनको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बंद होने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी स्कीम धारक हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के, उनके लिए अब नई स्कीम नहीं लाई जाएगी। हालांकि इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड मोनेटाइजेशन जिसे हाल ही में बंद किया गया है वो क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और उसको क्यों बंद किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, मिनिस्ट्री ने कहा है कि हाल ही की मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और स्कीम के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको डिसकंटिन्यूएशन यानी कि इसको बंद करने का एक निर्णय लिया है। अब मिनिस्ट्री कहती है कि इसमें सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को बंद किया जाएगा, यानी कि ये स्कीम पूरी तरह से बंद नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये स्कीम पूरी तरह से बंद नहीं होगी। जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं यानी कि जो 1 से 3 साल के डिपॉजिट्स हैं वो चलते रहेंगे, यानी कि ये स्कीम पार्शियल तौर से अभी भी चलती रहेगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स हैं यानी कि वो डिपॉजिटर्स जिन्होंने हाल ही में या फिर पहले कुछ सालों तक इस स्कीम में गोल्ड लगाया था या गोल्ड रखा था, उनको किसी भी तरह के नुकसान नहीं होगा और वो अपना रिडेम्पशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ उन धारकों के लिए बंद की गई है जो कि मीडियम या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आने वाले फ्यूचर में करने वाले थे। देखिए, इसको खत्म करने का सबसे बड़ा रीजन गवर्नमेंट का ये है जो कि आपको इस टेबल में दिख जाएगा और वो यहां पर इस आर्टिकल में भी दिया हुआ था। स्कीम के बंद करने के पीछे रीजन ये है कि आप खुद देख सकते हैं, पिछले 8-10 सालों में जब से ये स्कीम चल रही है तब से लेकर अब तक इसमें सिर्फ 31,000 किलो गोल्ड, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, डिपॉजिट हुआ है। उसमें भी जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है उसमें ज़्यादा डिपॉजिट्स हुए हैं और शॉर्ट टर्म में डिपॉजिट्स बहुत कम हुए हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो उसको लगा था कि जो आइडल गोल्ड है यानी वो सोना जो कहीं ना कहीं घरों में रखा रहता है या फिर काम नहीं आता है, उसको हम मोनेटाइज करेंगे और उस पर 2 से 2.5% के बीच में हम लोगों को इंटरेस्ट देंगे, ताकि रखा हुआ जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज्ड या फिर फॉर्मल इकोनॉमी में जा सके। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस पूरे 31,000 किलो या फिर 31,164 किलो का जो गोल्ड है उसमें इंडिविजुअल्स यानी हाउस होल्ड्स का शेयर बहुत ही कम है। इसी वजह से जो स्कीम का परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाया जिसकी सरकार ने उम्मीद की थी। चलिए देखते हैं कि इस स्कीम को कैसे समझ सकते हैं। अबाउट द स्कीम, ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, यानी कि इसको लगभग 10 साल हो चुके हैं। इससे पहले गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स के नाम से भी जानी गई थी, जिसको बाद में रीवैम्प्ड किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल था कि लोगों के पास जो आइडल गोल्ड है, यानी कि ऐसा गोल्ड जो उनकी यूज नहीं आ रहा है, जैसे बिस्किट्स हैं या फिर कॉइन्स हैं या फिर किसी और तरह का गोल्ड जो उनके काम नहीं आ रहा है और रखा हुआ है, तो उस गोल्ड को हम फॉर्मल सेक्टर में उतारें और उससे हम इंटरेस्ट कमाएं। इसका फ्रेमवर्क ये कहता है कि ये कंज्यूमर्स को मौका देगा। इसका फ्रेमवर्क ये कहता है कि ये कंज्यूमर्स को एक मौका देगा जिसमें वो गोल्ड को सेल कर दें या फिर अपने पास रखे हुए गोल्ड को स्टोर करने के लिए बैंक को दे दें। बेनिफिट, रखा हुआ जो गोल्ड है आपका वो फॉर्मल इकोनॉमी में मर्ज होगा और जो गोल्ड इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है फॉर्मल सेक्टर को या फाइनेंशियल सेक्टर को वो कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, इसी वजह से इस स्कीम को बंद करना पड़ा है। इस स्कीम के अंडर हाउस होल्ड्स यानी आपके और हमारी के इस स्कीम में हाउस होल्ड्स यानी आपके और हमारे तरह घर, ट्रस्ट और अदर इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा सकते थे या गोल्ड लगा सकते थे। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 10 ग्राम का होता था, जिसमें बास, कॉइन्स और वो ज्वेलरी जिसमें स्टोन्स और मेटल्स निकाल कर तोला जाता है।
इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती थी, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए एक हाउस होल्ड के पास 400 ग्राम 500 ग्राम सोना है या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो वो आराम से रख के ब्याज कमा सकता है। अब इस स्कीम के अंदर तीन तरह के कंपोनेंट्स होते थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हुआ करते थे वो 1 से 3 साल है, ये अभी भी चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अभी भी चलेंगे, दे विल स्टिल कंटिन्यू। दूसरी तरफ जो मीडियम टर्म यानी 5 से 7 साल और लॉन्ग टर्म यानी 12 से 15 साल, अब उनको बंद कर दिया गया है। अब आप एक बात सोचिए, किसी ने अगर 2016 में या 2015 में इस स्कीम को लिया होगा, तो अब तक वो डिपॉजिट पूरा मैच्योर हुआ ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट की जहाँ तक बात करें तो कोई भी इंसान जो इस स्कीम में पैसा लगाता है, उसको शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 3 साल के अंदर जो भी ब्याज दर मिलेगी वो एक बैंक खुद डिसाइड करेगा। जी हाँ, जिस बैंक में भी आप अपना गोल्ड रखेंगे वो बैंक डिसाइड करेगा कि आपको उसके ऊपर कितना ब्याज दिया जाए। अब बैंक इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा कि लीज रेट कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि गोल्ड रखने के लिए कॉस्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, और ये सारा का सारा ब्याज जो होगा वो बैंक ही देगा। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि हाल में इसमें 10 बैंक लगे हुए थे, यानी कि ऐसे 10 बैंक थे जो ये डिपॉजिट्स आपसे लेते थे। दूसरी तरफ अगर हम मीडियम या लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहां पर ब्याज दर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती थी, गवर्नमेंट के ही द्वारा पे भी की जाती थी, पर आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद। दूसरी तरफ अगर मीडियम टर्म की बात करें तो 2.25% इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म में 2.5% इंटरेस्ट दिया जाता था गोल्ड की वैल्यू पर। तो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में यही जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी, जो आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस में मदद ज़रूर करेगी। मैं फिर दोहरा दूं, स्कीम पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स बंद हुए हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अभी भी चलते रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल बताता है कि हाल ही में इंडिया और यूएस ने एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ने का विचार किया है, और उसी में रिसेंटली एक ऑफिशियल मीट भी हुई है, जिन्हें हम ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की मीट भी बोलते हैं। ये मीट यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ऑफिशियल मीट हुई थी, जो कि 26 से 29 मार्च के बीच हुई है, और ये आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर्स में लगभग 30 मार्च को पब्लिश हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है ये और क्यों इसकी हमें पड़ी है ज़रूरत। हाल ही में जो ट्रम्प के यूएस प्रेसिडेंट बनने से जो कुछ भी दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, मार्केट्स गिर रहे हैं या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा एक पॉइंट है और वो है टैरिफ वॉर का। जी हाँ, टैरिफ वॉर वही चीज़ है जहां यूएस चाहता है कि या तो उससे ट्रेड करने वाले कंट्रीज टैरिफ को कम कर दें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो यूएस है वो उन टैरिफ को रिटेलिएट करेगा, यानी कि अगर कोई कंट्री उस पर टैरिफ लगाता है तो यूएस भी लौट कर वो टैरिफ्स को ज़रूर लगा देगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आज के टाइम पे यूएस जो है वो इंडिया से कितना ट्रेड करता है। देखिए, ये जो है स्क्रीनशॉट, ये ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, और वहीं से हमने ये ऑथेंटिक डेटा लिया है। ये बताता है कि यूएस का जो टोटल गुड्स ट्रेड इंडिया से है वो है $129 बिलियन, जो कि 2024 में रहा है। इसमें गुड्स यूएस गुड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया यानी कि इंडिया का इंपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने यूएस से कितना माल खरीदा है वो है 41.8 बिलियन, जो कि 3.4% से बड़ा है। दूसरी तरफ यूएस गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स, ये लगभग $87 बिलियन के रहे हैं, और ये 4.5% की इंक्रीज हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो सामान यूएस में भेज रहा है उसमें इंडिया को यूएस से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि डेल्टा एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी इंपोर्ट्स की बढ़ोतरी से ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये ट्रेड इंडिया के फेवर में है, क्योंकि यूएस को इस ट्रेड में बहुत ही बड़ा डेफिसिट होता है, जो कि $45 बिलियन का है, यानी ये ट्रेड इंडिया के बेनिफिट में है। और यही जो है इंपोर्ट, ये लगभग 2.4 बिलियन से बढ़ा है, यानी ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो
2.4 बिलियन से बढ़ा है और वो इंडिया के लिए फायदेमंद है। अब यही चीज ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो रिटेलिएटरी या फिर एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं। अगर हम बात करें बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो ये एक ट्रेड डील होती है जो कि दो कंट्रीज के बारे में होती है, यानी कि क्योंकि ये बायलेटरल है यानी टू नेशंस। ये वो टर्म्स एंड कंडीशंस बताती हैं जिससे दो नेशंस ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम ड्यूटीज़ को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं और हम एक नेगेटिव लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसे गुड्स हों जिसको लिस्ट या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा जाए। ये ना ही प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है क्योंकि वहां पर एक पॉजिटिव लिस्ट भी होती है। तो ना नेगेटिव लिस्ट ना पॉजिटिव लिस्ट, बट फिर भी एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जहां पर कुछ गुड्स के ऊपर, क्योंकि ये होने वाला है एक मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एग्रीमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, ये इंकरेज करेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, बैरियर्स को हटाएगा और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को भी हटाएगा। कंपोनेंट बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कस्टम ड्यूटीज़ को और अदर लिवाइस को, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगने वाले जो लिवाइस हैं या फिर किसी भी तरह के रेगुलेशंस, ट्रांजिट अरेंजमेंट्स, उनको ईज करना है। अब अगर ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट आता है तो दोनों कंट्रीज यानी यूएस और इंडिया रेसिप्रोसिटी करेंगे, यानी दोनों को एक तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा या फिर नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा फॉर नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि इंडिया यूएस की फर्म्स को इक्वालिटी से ट्रीट करेगा और यूएस इंडिया की फर्म्स को भी इक्वालिटी से ट्रीट करेगा। अब अगर थर्ड वाला एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे इंडिया को फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत ही कम ऐसी फर्म्स हैं जो यूएस में जाके ट्रेड करती हैं, जबकि यूएस की हज़ारों ऐसी फर्म्स हैं, चाहे फिर वो गूगल हो, चाहे फिर वो मेटा हो, या फिर अभी रिसेंट भी आपने देखा एलोन मार्क्स भी है अब अपनी फर्म को इंडिया में लाने वाले हैं। तो उस हिसाब से यूएस को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर हम आज की बात करें तो इंडिया जो है वो यूएस का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मैक्सिको यूएस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि $800 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड यूएस के साथ करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दूसरा, यूएस जो है वो इंडिया की लिस्ट में सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर आता है। अब देखिए, इस इक्वेशन से ये पता चलता है दैट इंडिया नीड्स यूएस मोर। भारत को यूएस की ज़्यादा ज़रूरत है, यूएस को भारत की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो यूएस चाहे जो टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो अदर साइड ऑफ द बेनिफिट में है। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इंडिया के जो इंपोर्ट्स सॉरी एक्सपोर्ट्स हैं यूएस की तरफ, वो कुछ इस प्रकार हैं। पर्ल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स सबसे ज़्यादा हम भेजते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट सेकंड पोजीशन पे। फार्मा, न्यूक्लियर एंड अदर्स। इंडिया टॉप इंपोर्ट्स, यानी इंडिया यूएस से क्या खरीदता है, तो सबसे हाई पर आएंगे मिनरल ऑयल्स एंड फ्यूल्स, पर्ल्स एंड स्टोन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स, लेंस, माइक्रोस्कोप एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक बात और, जो यूएस से हमारे पास आ रहा है, राइट, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो हम यूएस की तरफ भेज रहे हैं यानी इंडिया के एक्सपोर्ट जो हैं, उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि एग्रीकल्चरल गुड्स जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है वो बहुत कम है, और दूसरी तरफ इंडिया टॉप इंपोर्ट्स यानी हम जो यूएस से मंगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफेंस जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है वो भी कम है। और दोनों ही ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि वो कमोडिटीज़ जिसमें ज़्यादा डिस्कशंस होता है एक्चुअली वो ट्रेड पे ज़्यादा शो कर ही नहीं रही हैं। अब लास्ट चीज़, अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो बोथ द नेशंस यानी दोनों ही कंट्रीज ने सोचा है कि वो मल्टी सेक्टोरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, जो कि 2025 के सितंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। टारगेट, दोनों ने सोचा है कि अपने टारगेट को अगले 5 सालों में $500 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो कि अगर सही ढंग से चला तो शायद अचीव भी हो जाए। गवर्नमेंट ने ये भी ऑफर किया है रिसेंटली कि वो यूएस से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जो कि विस्की या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज आलमंड्स, वॉलनट, क्रैनबेरीज, पिस्ताशियोज एंड लेंटिन्स, इसके ऊपर ड्यूटीज कम करेगा। दूसरी बात, हाल ही में यानी अभी 22-23 पर दूसरी बात हाल ही में 22 और 30 फरवरी दूसरी बात, हाल ही में आपने देखा होगा कि 24-25 मार्च के आसपास इंडिया ने भी ये कहा है कि यूएस से होने वाले $23 बिलियन पर वो ड्यूटीज कम कर देगा। यानी कि इस टैरिफ कट से इंडिया को थोड़ा नुकसान ज़रूर होने वाला है। लेकिन अगर इंडिया ने ऐसा किया
तो क्या इंडिया को फ़ायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इंडिया ये टैरिफ कम करके यूएस से होने वाले टैरिफ कट को बचा सकता है। और इंडिया चाहता है कि यूएस जो है अपने मार्केट्स को और ज़्यादा इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए खोले, खास करके इंडिया के प्रोमोग्रेनेट्स एंड ग्रेप्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।